हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं बैंकिंग पार्टनरशिप में? 10, 20, 20, 50? 10, 20, 50 या नन ऑफ द अबव? क्या लगता है? जो हमारे पास कंपनीज एक्ट 1956 है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर ये 10 ही है, अपने को ध्यान रखनी है। पर जर्नल पार्टनरशिप के अंदर 20 है। बट जो कंपनीज एक्ट हमारा जो 2013 आ चुका है, इसके अंदर जो हमारी मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट हमको 100 बोली गई है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कंपनीज का जो एक्ट 1956 है उसके अकॉर्डिंग बैंकिंग कंपनी में पार्टनर्स की जो है वो है 10, और जनरल पार्टनरशिप में ये है 20। बट जो कंपनीज एक्ट 2013 आया है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनर्स की जो लिमिटेशन है वो 100 है। तो अपने को छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज। एक कॉर्पोरेट सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम मेंबर्स हमको कितने चाहिए होते हैं? 2, 7, 10 या नन ऑफ द अबोव? ओके, 10। यस। तो भारत में जो भी कॉर्पोरेट सोसाइटी का जो भी कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है, समिति अधिनियम है हमारा 1912, उसकी जो भी प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कम से कम 10 एडल्ट मेंबर होने जरूरी हैं। एडल्ट मतलब 18 साल से ऊपर वाले, 18-21 साल से ऊपर वाले होने लोग जरूरी हैं, और वो ही इसके अंडर में आएंगे, तभी इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आगे देखते हैं। इन केस ऑफ डीम्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स में भी, एक मानित सार्वजनिक सीमित कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 10, 50, 20 या नन ऑफ द अबव? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। इसमें से कौन सी कंपनी की खास बात या विशेषता नहीं है? नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, परपेचुअल सक्सेशन या सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस? तो इसमें से सिंपल सा आंसर हमारा, वैसे हम देखें तो पहला ही बनेगा। ठीक है, तो ये चार बातें दी हैं, चार में से ये तो कंपनीज की फीचर होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। बट ये क्योंकि कंपनी तो कॉर्पोरेट बॉडी होती है, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंपनी नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है ना। कंपनी की जब हमने कुछ खास बातें देखी थी, तो कंपनी कॉर्पोरेट बॉडी भी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन भी होती है, परपेचुअल सब्सक्रिप्शन भी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है। ठीक है, तो ये हमारे सारे खास फीचर होते हैं। द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन क्राफ्ट्स, ट्रेड्स एंड टेक्निकल एरियाज इज नोन एज। इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग या अप्रेंटिसशिप शिक्षु, क्या बोलते हैं? जब हम ट्रेनिंग देते हैं क्राफ्ट्स में, ट्रेड्स में एंड टेक्निकल एरियाज के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? डी, प्रशिक्षु। ये वर्ड कहीं ना कहीं आपने 11th के अकाउंट्स के अंदर भी देखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर दिखाई जाती थी आइटम ये। ठीक है, ये एक ऐसी ट्रेनिंग की मेथड है जिसमें हम नई पीढ़ी के लोगों को किसी बिजनेस या प्रोफेशन से नॉलेज कराते हैं, उनकी मतलब उनको अवगत कराते हैं, तो उनको उन सारी चीजों से हम इंट्रोड्यूस करा के उनको हम एफिशिएंट बनाते हैं, कुशल बनाते हैं, जिससे वो अपने प्रोफेशन में आगे चलकर उनको सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो ये टाइप की ट्रेनिंग होती है, उनको बहुत सारी चीजों से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि अपने प्रोफेशन में वो लोग क्या बन जाए, बिल्कुल कुशल बन जाए, बोले तो एफिशिएंट हो जाए, उनके अंदर वो एबिलिटी आ जाए काम को करने की, अपने प्रोफेशन को आगे कैरी ऑन करने की। नेक्स्ट देखते हैं। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल इज ए टेक्निक्स यूज्ड फॉर सिलेक्शन, सक्सेशन प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल या रिक्रूटमेंट। व्यवहारिक रूप से एंकर्ड रेटिंग स्केल एक टेक्निक है जिसका उपयोग कहां किया जाता है? सिलेक्शन में, सक्सेशन प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल या रिक्रूटमेंट।
के लिए नया हो, बट इट्स ओके, दिस इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल, इज द राइट आंसर। ठीक है, बार्स, BARs बोलते हैं, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, BARS। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की ये एक मॉडर्न और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बिहेवियर्स को, उनके व्यवहार को प्रदान की वरीयता पर आधारित होती है, बिहेवियर के बेस पर उनको प्रेफरेंसेस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, process of narrowing a large number of candidate to a smaller field is called। जब हम बड़ी संख्या को कम कर छोटे समूह में परिवर्तित करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल से अगर हम देखें, स्टाफिंग के अंदर आपको ध्यान है ना, स्टाफिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है रिक्रूटमेंट से। रिक्रूटमेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें से हम कुछ लोगों को रख लेते हैं, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जब हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं। Here the selection is the right answer। ठीक है, तो ध्यान रखना। Which of the following training method expose the newly recruited employees to various business function, division and the department। इसमें से कौन सी प्रशिक्षण पद्धति भर्ती किए गए नव कर्मचारी को विभिन्न व्यवसायिक कार्य प्रभाग और विभागों से रूबरू कराती है। ओरिएंटेशन, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ट्रांजैक्शन एनालिसिस या रोल प्लेइंग। ये टॉपिक हमने HRM में देखा भी था कि जब कोई इंप्लॉइज नए नए फर्मों में आते हैं तो हम उनको सबसे इंट्रोड्यूस करा के आते हैं, फर्मों में क्या चल रहा है, कौन डिपार्टमेंट में कौन काम कर रहा है, कौन बॉस है, कौन इंप्लॉइज है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या है, सारी बातों से हम उसको इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। मतलब जितनी भी बातें होती है ना फर्म से, उनसे भली भांति उनको बता दिया जाता है क्या अवस्था है, क्या हमारी कंडीशन है, क्या चेंजेस हैं, ये वो रूल्स रेगुलेशन सारी बातें। तो डेफिनेटली वो जो टाइम होता है ना, वो होता है ओरिएंटेशन का टाइम। ओरिएंटेशन, इसको हिंदी में इन्होंने बोला गया है अभिमुखीकरण। उस टाइम HRM इसका कुछ मीनिंग कुछ डिफरेंट ही था, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल प्योर हिंदी दी हुई है अभिमुखीकरण, इट्स ओके, बट आप इंग्लिश में उसको याद रख सकते हो ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन की प्रोसेस होती है जब भी आप जैसे स्कूल कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो आपको पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस कराया जाता है ना, तो दैट इज समझ लो कि ओरिएंटेशन हो रही है आपकी। तो ऐसा ही है, समझ लो। आगे देखते हैं। Which of the following is not included in the model of the system approach to human resource management। इसमें से मानव संसाधन प्रबंध की पद्धति उपागम प्रारूप पे निम्नलिखित में से क्या समाविष्ट नहीं होता। डिपार्टमेंटेशन, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल या प्रमोशन। तो सबसे डिफरेंट चीज ही देख लो इसमें से क्या है, वो हमारा HRM के अंदर नहीं आएगा, लगा लो। तो इसका आंसर आपको सिंपल सा देखे तो हमारा डिपार्टमेंटेशन है, क्योंकि ये टॉपिक तो रियलिटी में हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर था ना। ये टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर था, ऑर्गेनाइजिंग, जहां पे हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की जब प्रोसेस आती है तो वहां पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन द एम्प्लॉइज इज वन ऑफ द मेथड ऑफ। कर्मचारियों के भावी योगदानों को वर्तमान मूल्य निम्नलिखित का तरीका होता है। HR अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। HR अकाउंटिंग, ठीक है।